नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं क्लियर कट, वो शो जो दिखाता है आपको खबरों का एक्चुअल और फैक्चुअल चेहरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लियर कट। तो कहा जाता है कि दुश्मन को उसी की भाषा में जवाब देना चाहिए जिसे वो बखूबी समझता हो। पाकिस्तान के मामले में यह बात 100% सटीक बैठती। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पड़ोस के आतंकी मुल्क को एक बार फिर उसी भाषा में जवाब मिल चुका है। जंग के मैदान के बाद अब क्रिकेट के मैदान में भी पाकिस्तान बुरी तरह बेइज्जत और परास्त हो चुका है। दुबई में हुए एशिया कप के फाइनल में टीम इंडिया ने बता दिया कि भारत के सामने पाकिस्तान की औकात बित्ते भर की नहीं। और मजे की बात यह है कि पाकिस्तानी ये बात मान चुके हैं। एशिया कप हारने के बाद पाकिस्तानी कैसे अपने ही खिलाड़ियों की लानत मलानत करने में लगे हुए हैं, एक बार आपको सुनना चाहिए। एशिया कप में हार के बाद पाकिस्तानी इसी तरीके से माथा पीट रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि ये सिर्फ क्रिकेट के मैदान में मिली शिकस्त नहीं है। पाकिस्तान दुनिया भर के सामने एक बार फिर से बेइज्जत हुआ है। चैंपियन बनने के बाद टीम इंडिया ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से भी इनकार कर दिया। और उसकी वजह भी है कि मोहसिन नकवी भी उसी आतंकी सोच का आदमी है जिस पर पाकिस्तान का एक तरीके से कॉपीराइट है। कहने को मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यानी कि पीसीबी का अध्यक्ष है, लेकिन हाल ही में नकवी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में फाइटर जेट गिराने की ओर इशारा करते हुए भारत का मजाक उड़ाने की कोशिश की थी। तो ऐसे आदमी से टीम इंडिया कैसे ट्रॉफी ले सकती है, आप ही सोचिए। अब पाकिस्तानी मोहसिन नकवी को क्या मशवरा दे रहे हैं वो भी बहुत दिलचस्प है, एक बार वो भी सुनिए। पाकिस्तानियों का तो हर दिन का किस्सा है, लेकिन भारतीय टीम ने पाकिस्तान को जिस तरह फाइनल में परास्त किया, उससे 140 करोड़ देशवासियों को गर्व हुआ है। लेकिन इस देश की विपक्ष ने इसमें भी राजनीति की गुंजाइश तलाशी। कांग्रेस से लेकर उद्धव ठाकरे की शिवसेना और आम आदमी पार्टी तक सबने सरकार को घेरने में देर नहीं की। खैर, भारत ने शानदार जीत हासिल की और इस बेहतरीन जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम इंडिया को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा कि खेल के मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर और परिणाम वही, भारत जीता। प्रधानमंत्री ने जो कहा बिल्कुल सच कहा है। दुबई के मैदान में पाकिस्तान को उसी तरह का सबक मिला है जैसे एक आतंकी मुल्क को सबक मिलना चाहिए, क्योंकि जिस तरह पाकिस्तान ने पहलगाम में आतंकी भेजे थे, खेल के मैदान में भी आतंकी सोच वाले खिलाड़ी भी उतारे थे। बल्ले को बंदूक की तरह दिखाने से लेकर फाइटर जेट गिराने का इशारा करना पाकिस्तानी खिलाड़ियों की सोच कैसी है ये साफ साफ बताता है। लेकिन हिंदुस्तान ने बता दिया है कि जंग का मैदान हो या खेल का मैदान, पाकिस्तान जब भी गुस्ताखी करेगा हर बार ऑपरेशन सिंदूर जैसा ही करारा जवाब मिलेगा। एशिया कप जीतने के बाद टीम इंडिया के कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने टाइम्स नाउ भारत से एक्सक्लूसिव बातचीत की और सूर्य कुमार ने जो कहा एक बार वो भी जरा सुनिए।
Even our honorable PM sir is also playing cricket on front foot. It's good to see, and if a strong leader like this is standing beside us, then we just have to go out, play a game with a cool mind, and just be relaxed and happy. And at the same time, it came in my mind suddenly that this little bit every Indian can do to help our armed forces, victims of Pahalgam attack. So I just thought of it and did it by surprise. तो सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में भारतीय टीम ने जिस तरह पाकिस्तानियों को उसकी औकात दिखाई है वो वाकई काबिले तारीफ है। वैसे एक बात और बता दें कि सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप में अपनी पूरी मैच फीस देश की सेना और पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों को देने का उन्होंने फैसला किया है। तो ये तो भारत की बात हुई। दूसरी तरफ जरा पाकिस्तान में देखिए कि क्या हो रहा है। शहबाज और मुनीर अपने मुल्क की नीलामी के लिए चीन के बाद अब अमेरिका में बोली लगवा रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी आर्मी चीफ हसीम मुनीर हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात उन्होंने की, और जिसको लेकर व्हाइट हाउस ने एक तस्वीर जारी की है। तस्वीर में मुनीर ट्रंप को एक लकड़ी के खुले बक्से में रखी हुई कुछ दुर्लभ चीजें दिखा रहे हैं, जिसे कि बताया जा रहा है कि यह दुर्लभ खनिज है और ट्रंप इसे बहुत ध्यान से देख भी रहे हैं। इस दौरान हसीम मुनीर के चेहरे पर एक अलग तरह की धूर्तता साफ साफ देखी जा सकती है, और वहीं शहबाज बगल में खड़े होकर मंद मंद मुस्कुराते दिख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान के पास ऐसा कौन सा रेयर अर्थ मटेरियल है या मिनरल है जिसके बहाने शरीफ एंड कंपनी पाकिस्तान को ट्रंप के हाथों गिरवी रखकर तिजोरी भरने का ख्वाब देख रहे हैं। तो आपको बता दें कि पाई पाई को मोहताज पाकिस्तान में वैसे तो कई तरह के दुर्लभ खनिज होने की बात कही जाती है। इसमें डिस्प्रोसियम, टर्बियम, इट्रियम और इसके अलावा लिथियम, कोबाल्ट, निकल, एंटीमनी, तांबा, सोना वगैरह वगैरह, इसके बहुत बड़े बड़े भंडार पाकिस्तान में बताए जाते हैं। कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि पाकिस्तान के पास $6 ट्रिलियन तक का दुर्लभ खनिज हो सकता है। लेकिन सवाल यह है कि जब इतना सब कुछ है पाकिस्तान में, तो फिर पाकिस्तान की थाली खाली क्यों है भाई? पड़ोस का आतंकी मुल्क क्यों कर्ज लेकर चूल्हा जला रहा है? 78 साल में पाकिस्तान क्यों नहीं इन खनिजों से अपनी गुर्बत दूर कर पाया? तो इसकी भी बड़ी वजह है। पहली तो यह कि पाकिस्तान के पास ऐसे खनिजों की खोज की आज तक कोई तकनीक ही नहीं है, और ना तो उनके पास ऐसे संसाधन है। पाकिस्तान सिर्फ आतंकी पैदा करने का ही एक्सपर्ट है। दूसरी वजह यह है कि इसमें से ज्यादातर खनिज बलूचिस्तान और पीओके यानी कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में पाए जाते हैं, और बलूचिस्तान को वैसे भी पाकिस्तान ने चीन के हाथों गिरवी रखा हुआ है। बलूच विद्रोहियों के खौफ से पाकिस्तान के वर्दी वाले दहशतगर्द पैर रखने से भी डरते हैं। और पीओके का हाल क्या है उसकी तस्वीरें अब आपको दिखा रहा हूं, तो खुद देखिए। हंगामा, आगजनी, तोड़फोड़, गोलीबारी, 78 साल से पाकिस्तान के जुल्मों से कराह रहा पीओके एक बार फिर से उबलने लगा है। लेकिन इस बार पीओके की आवाम रावलपिंडी के बर्दी वाले दहशतगर्दों से पूरी तरीके से आजादी के मूड में। मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट और कोटली तक एक जैसी तस्वीरें दिख रही। पीओके की अवामी एक्शन कमेटी ने अनिश्चितकालीन बंद का आह्वान किया, और जिसे शटर डाउन और चक्का जाम हड़ताल का नाम दिया जा रहा है। पीओके की आवाम कैसे पाकिस्तान और पाकिस्तानियों से हमेशा के लिए मुक्ति चाहती है, ये उसकी तस्वीर है। ये गुस्सा पाकिस्तान के उन हुक्मरानों के खिलाफ है जो दशकों से पीओके को लूट कर अपनी तिजोरी भरते रहे। पीओके के हर इलाके में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि मुजफ्फराबाद में कठपुतली सरकार के बहाने पाकिस्तान 78 साल से पीओके पर जुल्म और ज्यादती कर रहा है, इसीलिए इस बार आर पार की जंग होगी। वैसे आंदोलन की शुरुआत आटे की कीमत को लेकर हुई थी, लेकिन धीरे धीरे इस विद्रोह ने एक बड़ा रूप अख्तियार कर लिया। पाकिस्तान ने आंदोलन को कुचलने के लिए पीओके में और सैनिक जरूर तैनात कर दिए। बावजूद इसके आंदोलन की आग लगातार भड़क रही है, और ऐसे में वो दिन भी दूर नहीं है जब पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में पाकिस्तानियों को घुसने भी नहीं दिया जाए। तो क्लियर कट में अब बारी है अगली रिपोर्ट की, जिसे देखने के बाद मटर पनीर तो छोड़िए, आप आलू लौकी भी खाने से पहले 100 बार सोचेंगे।
गोरखपुर की न्यू महेवा मंडी से चंद घंटे पहले एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई। खाद्य विभाग ने मंडी में छापा मारकर आलू से भरे 2 ट्रकों को जब्त किया और इस कार्रवाई के बाद कई ट्रक ड्राइवर अपने ट्रकों को छोड़कर रफ्फू चक्कर हो गए, फरार हो गए। इन ट्रकों में फल और सब्जियां भरी हुई थी। जिन 2 ट्रकों को जब्त किया गया उसमें 500 क्विंटल आलू थे, यानी 50,000 किलो आलू, और वो भी सब लाल रंग के, एकदम नए आलू दिखने वाले। इनके सैंपल को जब जांच के लिए भेजा गया तब लोगों को जो पता लगा वो जानकर लोग और हैरान हो गए। गोरखपुर मंडी में इन्हें यूपी के फर्रुखाबाद और तमिलनाडु के वेल्लोर से बेचने के लिए मंगवाया गया था। लेकिन ये तो बस 2 ट्रकों की कहानी है। लाल रंग के ऐसे आलूओं को देश भर के मंडियों से लेकर ठेलों तक नया आलू कहकर ज्यादा दाम में बेचा जा रहा है। लेकिन आपको पता है कि असल में ये आलू कौन से आलू हैं? ये आलू की नई फसल के नाम पर अगर आप इसे खरीद रहे हैं या खरीदने की चाहत रखते हैं तो जरा इसकी हकीकत जान लीजिए। पहले आपके होश उड़ जाएंगे। लाल रंग के आलू असल में केमिकल वाले आलू हैं, वो भी पुराने कोल्ड स्टोरेज वाले खराब हो रहे आलू। फेरिक ऑक्साइड या यूं कहिए कि आयरन का ऑक्साइड एक खास तरह का केमिकल होता है और जिसके इस्तेमाल के बाद इस आलू को यह लाल रंग दिया गया है, जिसकी वजह से ये नए किस्म के आलू दिखते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यह फेरिक ऑक्साइड पेंट बनाने में इस्तेमाल होता है, जंग से बचाने वाले प्राइमर की कोटिंग में इसका इस्तेमाल होता है, और उसी केमिकल के पानी में आलूओं को कुछ घंटे तक डुबाकर रखा जाता है और जिसके बाद उसका रंग इस तरीके का हो जाता है। और ये आलू कितना खतरनाक है यह भी जरा जानिए। यह केमिकल इंसानी शरीर में किसी तरह अगर पहुंच जाए तो स्किन से लेकर किडनी, लिवर, हार्ट, यहां तक कि कैंसर भी हो सकता है। एक दिन पहले ही बलिया की मंडी से ऐसे ही 100 क्विंटल आलू पकड़े गए और इसी के बाद यूपी की फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने बड़े पैमाने पर चेकिंग अभियान शुरू कर दिया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पिछले 6 महीने से ऐसे लाल आलू धड़ल्ले से बेचे जा रहे हैं। बलिया में पड़े छापे के बाद यह बात खुली कि कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी, कन्नौज सभी जगहों से कोल्ड स्टोरेज से निकले आलूओं को रंग कर उनको बाजारों में बेचा जा रहा है। गोरखपुर से लेकर देश के अलग अलग इलाकों में भेजा जा रहा है। और अभी त्योहार का मौसम है तो बढ़े हुए डिमांड में इसे खूब खपाया जा रहा है। ये आलू कितने जहरीले हैं इसे ऐसे समझिए आप कि ट्रक में लदे इन लाल आलू के बोरों को जिन मजदूरों ने अपनी पीठ पर ढोया, उनकी पीठ पर लाल रंग के चकत्ते पड़ गए, उनमें तेज खुजली होने लगी, लाल लाल दाने उभर आए उनके पीठ पर। और तब जब जांच हुई तब पता चला कि ये जो आलू उतार रहे हैं ये सारे जहरीले आलू हैं। और सोचिए कि ऐसे जहरीले आलू खुलेआम बाजार में बेचे जा रहे हैं। और ये खेल कहां कहां कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है जरा एक बार वो भी जान लीजिए। तमिलनाडु के वेल्लोर से यूपी के गोरखपुर की दूरी 2100 किलोमीटर है। सड़क के रास्ते तमिलनाडु से यूपी आने का मतलब आप समझते हैं? 5 राज्यों से गुजरकर लोग आते हैं, तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और तब जाकर यूपी आता है। अब आप समझ सकते हैं कि जो आलू तमिलनाडु से यूपी आ रहा है वो रास्ते के बाकी राज्यों में क्या नहीं खपाया जा रहा होगा? बिल्कुल खपाया जा रहा है। सवाल यह है कि जिन सरकारी एजेंसियों पर मिलावट पर नकेल कसने का जिम्मा है या फसलों में इस तरह के जहरीले केमिकल घोलने से रोकने का जिम्मा है, वो क्या कर रही हैं? हमारी आपकी जान से खेल रहे मिलावटखोर आखिर इतने निश्चिंत कैसे हैं? क्यों उन पर कोई सरकारी कार्रवाई का डर नहीं है उनको? इन सवालों को अगर झटक कर आप ये सोच रहे होंगे कि फिलहाल तो लाल वाला आलू खाना छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, सारा टंटा मिट जाएगा, तो आपको एक बात और बता दूं, जहरीले केमिकल से कोई भी सब्जी छूती नहीं है आज की तारीख में। ज़्यादा आकर्षक लग रही है वो चीज़ें, हो सकता है उन्होंने ज़्यादा केमिकल या ज़्यादा कोई सिंथेटिक कलर लगा के दिखाए हो,
मतलब जो भी फल और सब्जी आकर्षक दिखती हो उसको खरीदने से बचे। उसमें बचे। दूसरा चीज क्या है कि कई चीज ऐसे अभी अदरक ले कोई ले कुछ रिटेलर करते हैं, बाकी यहाँ होलसेलर को देना नहीं है। रिटेल में जैसे मिट्टी लग रही है तो उसको थोड़ा सा कोई तेजाब या डाल करके पानी में उसको साफ कर, जैसे दिखता है बिल्कुल साफ गोरा दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं रेसेस में रह जाती है। तो वो क्या है कि घर में अगर बिना उसको प्रॉपर गर्म पानी धोने या कुछ से नहीं करते प्रॉपर तो नुकसानदायक है। तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI की जो 2024-25 की रिपोर्ट है, जरा उस पर एक नजर डालिए। ये रिपोर्ट कहती है कि भारत के अलग अलग हिस्सों से 2024-25 में जो उन्होंने सैंपल जुटाए फल और सब्जियों के, उनमें 25 से लेकर 52% तक सैंपल्स में जहरीले केमिकल मौजूद थे। आप सोचिए ये कितनी बड़ी त्रासदी है कि आप जो रोज खाना खा रहे हैं, जो फल और सब्जी जो आपके रोज का आहार का हिस्सा है, उसमें इस तरह के जहरीले केमिकल पाए जा रहे हैं। FSSAI कह रही है। FSSAI भारत में खाद्य सामानों का लाइसेंस जारी करने वाली, मिलावट पर नजर रखने वाली और उस पर एक्शन लेने वाली सबसे बड़ी सरकारी एजेंसी है, और उसका आंकड़ा यह बता रहा है। दरअसल फलों सब्जियों को उगाने के दौरान बड़े पैमाने पर पेस्टिसाइड का इस्तेमाल तो होता ही है, उनको फ्रेश दिखाने, उनकी लाइफ बढ़ाने और ग्राहकों को झांसा देने के नाम पर भी केमिकल का बहुत धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है। जिस रंग की सब्जी और फल उस रंग का केमिकल। पालक, भिंडी से लेकर बहुत सारे जो हरे रंग वाली हरी सब्जियां होती है, उसमें मेलाकाइट ग्रीन, कॉपर सल्फेट और आर्गेनोफॉस्फेट पाए जाते हैं। ये सब खतरनाक केमिकल। बैगन, चुकंदर में लाल रंग वाली जो या इससे लेकर जितनी भी लाल रंग वाली सब्जियां हैं, उसमें मर्क्यूरी सल्फाइड, मेलाथियान, ये सब पाए जाते हैं। टमाटर और शिमला मिर्च में क्लोरोपाइरीफॉस और वैक्स का इस्तेमाल हो रहा है। अलग अलग तरह के मिर्च में उसकी चमक बनाए रखने के लिए एथिलीन ऑक्साइड, नींबू और संतरा को पकाने में सल्फर डाइऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, ये सारे इस्तेमाल हो रहे हैं। पीले रंग की सब्जियों में येलो मेटालिक सिंथेटिक कलर का इस्तेमाल हो रहा है। काले रंग के लिए लेड ऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड जैसे केमिकल का इस्तेमाल हो रहा है। और ये सारे केमिकल, इसमें बहुत सारे हेवी मेटल्स वाले, सिर्फ जहरीले ही नहीं है, ये हेवी मेटल्स हैं जो कि आपके पूरे सेहत का कबाड़ा कर देंगे। इनका इस्तेमाल कारखानों में होता है, लेकिन इन्हें फलों और सब्जियों में इंजेक्शन के जरिए पानी में घोलकर या सब्जियों के ऊपर छिड़काव करके उसमें लगाया जा रहा है। इनकी गर्मी से फल और सब्जियां या तो जल्दी पकती हैं, या ज्यादा चमकदार दिखती हैं, या उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। हर केमिकल का अलग अलग यूज है, लेकिन ये केमिकल इंसानी शरीर के लिए कितने घातक हैं, ये आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। सेहत से जुड़ी हर समस्या जो आपको परेशान करती है, उसमें इसकी पूरी पूरी भूमिका होती है। ये शरीर में पहले पाचन संबंधी दिक्कत पैदा करती है, फिर स्किन और सांस से जुड़ी समस्याएं बढ़ाती है, इससे आगे हार्ट, किडनी, लंग्स, लिवर, सारी तरह की बीमारियां पैदा करती है। और इनकी वजह से शरीर में कैंसर के भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। कुछ ही घंटे पहले इंटरनेशनल मैगजीन द लैंसेट इसकी एक रिपोर्ट छपी है, और ग्लोबल स्टडी के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें कहा गया है कि 1990 से 2023 के बीच भारत में कैंसर के मामले 26% बढ़ गए हैं। दुनिया के बहुत सारे देशों में कैंसर के मामले घटे हैं, लेकिन भारत में बढ़े हैं। और इलाज के बावजूद कैंसर से होने वाली मौत भी 21% बढ़ गई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 1990 में भारत में 1 लाख की आबादी पर कैंसर के 84 मरीज थे, जो 2023 में बढ़कर 107 हो गए। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि भारत में लोगों को कैंसर का पता बहुत देर से चलता है। और इसी रिपोर्ट में कैंसर के मामले बढ़ने के वैसे तो बहुत सारे फैक्टर बताए गए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर, एक बहुत अहम फैक्टर, वो है खान पान में जहरीले केमिकल्स का बढ़ना। और इससे लड़ने के लिए जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है। सिर्फ सरकार के भरोसे बैठकर आप और हम अपनी सेहत की सुरक्षा नहीं कर सकते। आपको समझना होगा कि आप जो
फल और सब्जियां खा रहे हैं उसमें किस किस तरह का खतरा है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो क्लियर कट में अब आपको बताते हैं, अगर बरेली में बीते शुक्रवार कट्टर मौलानाओं की साजिश कामयाब हो जाती तो क्या बड़ी आग लग सकती थी। तो आई लव वाला मजहबी कैंपेन शहर शहर बवाल की बड़ी वजह बनता जा रहा है। बीते शुक्रवार को यूपी के बरेली में इसी को लेकर हिंसा हुई थी और आज महाराष्ट्र का अहिल्यानगर भी इसी बात पर सुलग उठा। यहां मोहम्मद पैगंबर का नाम जमीन पर लिखने का मसला उठाकर मुस्लिम समुदाय के सैकड़ों लोग अचानक से सड़क पर उतर आए और देखते देखते ही हंगामा बड़ा हो गया। इसके बाद अहिल्यानगर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और तब जाकर बवाली सड़क छोड़कर भागे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है कि आई लव वाले कैंपेन को लेकर मुस्लिम समुदाय के लोग एक के बाद एक अलग अलग शहरों में प्रदर्शन के लिए जुट रहे हैं, जैसे बरेली में जुटे और आज अहिल्यानगर की सड़क पर उतरे। बल्कि सबसे बड़ी बात यह है या कहा जाए कि चिंता की बात यह है कि ऐसे मजहबी हंगामों के पीछे निहायत ही खतरनाक किस्म की साजिश का भी खुलासा हो रहा है। ऐसी ऐसी साजिशें कि अगर उनमें से एक भी कामयाब हो जाए तो शहर तो छोड़िए पूरा इलाका जल सकता है। बरेली बवाल कांड में जिस किस्म की खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ है वो आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बरेली हिंसा को लेकर यह जानकारी सामने आई है कि शुक्रवार को बरेली में दंगा भड़काने के लिए 40,000 लोगों को बुलाने की तैयारी की गई थी और इसके लिए बाकायदा बरेली के 5 थाना क्षेत्र में बने करीब 390 मस्जिदों के जरिए भीड़ जुटाने की प्लानिंग की गई थी। सूत्रों के मुताबिक यह तय किया गया था कि हर मस्जिद में कम से कम 100 लोग जमा होंगे और नमाज के बाद इस्लामिया कॉलेज ग्राउंड का रुख करेंगे, जहां बड़े पैमाने पर हिंसा की साजिश रची गई थी। और इस साजिश का मास्टरमाइंड यानी कि आरोपी नंबर 1 मौलाना तौकीर रजा को बताया जा रहा है। मौलाना के साथ साजिश में उसके 2 राजदार भी शामिल हैं, डॉक्टर नफीस और नदीम खां। डॉक्टर नफीस को मौलाना तौकीर का राइट हैंड बताया जाता है, जबकि नदीम मौलाना की पार्टी का जिलाध्यक्ष रह चुका है। सूत्रों के मुताबिक नदीम ने ही नमाज के वक्त कई लोगों को व्हाट्सएप कॉल किया था और सामान के साथ आने को कहा। और यहां सामान का मतलब आप समझ रहे होंगे, सामान का मतलब है हथियार, जिससे कि मार काट मचाई जानी थी। पुलिस को जांच में अब तक 5 व्हाट्सएप ग्रुप और एक फेसबुक पेज मिला है जिसका इस्तेमाल लोगों को बुलाने और भड़काने के लिए किया गया था। सोच लीजिए कि यह प्लानिंग किस लेवल पर जाकर की गई थी। सूत्रों के मुताबिक करीब 7 दिन पहले से बवाल की तैयारी शुरू कर दी गई। दावा किया जा रहा है कि प्रदर्शन की आड़ में बरेली के हिंदू बहुल इलाकों को टारगेट करने की पूरी तैयारी थी, जिसको जाहिर तौर पर बरेली पुलिस ने नाकाम कर दिया है। और सूत्रों से जानकारी भी मिली है कि हिंसा और हंगामा करने के लिए बरेली के अलग अलग इलाकों के अलावा दूसरे जिले जैसे कि रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, यहां से भी लोगों को बुलाया गया था। बरेली हिंसा को लेकर दर्ज की गई जो एफआईआर है उसको जब आप देखेंगे तो आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे कि साजिश कितनी गहरी थी। एफआईआर में बाकायदा लिखा गया है कि मौलाना तौकीर रजा ने अपने लोगों से कहा था कि आज शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसमें पुलिस वालों की हत्या भी क्यों ना करनी पड़े। मुसलमानों को अपनी ताकत दिखानी है। आप सोचिए किस तरह की साजिश। बरेली कांड को लेकर मौलाना के साथ साथ 54 और आरोपी सलाखों के पीछे पहुंचाए जा चुके हैं और इनमें से कुछ आरोपियों को जब गिरफ्तारी के बाद जेल भेजा जा रहा था, तब नवभारत संवाददाता अभिषेक राज ने उनसे बात की और सारे के सारे आरोपियों की जुबान पर अब सिर्फ एक ही बात है कि माफ कर दीजिए, गलती हो गई, अब से नहीं करेंगे। सुनिए जरा। बरेली में जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद लगातार आरोपियों की धरपकड़ का सिलसिला जारी है। ये देखिए, कुछ बताएंगे आप किसके कहने पे ये किया था, किसके कहने पे ये किया था? अफसोस है, माफी मांगते हो? अफसोस है आप लोगों को? गलती हो गई हमसे सर, माफी मांग रहे हो? हमसे गलती हो गई। आपसे करोगे ऐसा कभी? नहीं, कभी नहीं करेंगे। किसके कहने पे ऐसा किया था? क्या कोई मैसेज आया था व्हाट्सएप ग्रुप पे? क्या आया था? कैसे पता चला था तुमको कि इस्लामिया ग्राउंड में जाना है? गलती हो गई, कैसे पता चला ये बताओ, कैसे पता चला था? गलती अब करोगे आज के बाद तुम लोग? देखिए, ये तमाम लोग हैं जो पुलिस के गिरफ्त में हैं और पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है और अब जो है इन्हें जेल भेजा जा रहा है और आगे की जो जांच है वो अभी जारी है। अंकित से अभिषेक राज, टाइम्स नवभारत, बरेली।
तो क्लियर कट में हम आपको पहले भी बताते रहे हैं कि ये जो पूरा कैंपेन चल रहा है, इसके पीछे एक बड़ी साजिश हो सकती है, जिसका मकसद देश में हिंसा का माहौल या जो सांप्रदायिक तनाव है उसको बढ़ाना हो सकता है। और बरेली में जिस तरह का खुलासा अब हो रहा है, उससे बात स्पष्ट हो गई है कि इस तरह के कैंपेन के जरिए कैसे देश का माहौल खराब करने की साजिश रची जा रही थी। तो आज क्लियर कट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। ब्रेक के उस पार दिनेश गौतम के साथ देखिए प्रतिशोध।